निर्वाचन का सिद्धांत क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन क्या है? निर्वाचन का सिद्धांत। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, निर्वाचन का सिद्धांत, महत्वपूर्ण टॉपिक है। एग्जाम में आने की इसकी भी पूरी पूरी संभावना है। निर्वाचन का सिद्धांत क्या है? निर्वाचन का मतलब क्या होता है? संपत्ति अंतर में आखिरी सिद्धांत की आवश्यकता क्यों पड़ी? निर्वाचन से क्या तात्पर्य है? तो सेक्शन जो 35 है, धारा 35 है, सेक्शन 35, धारा 35, धारा 35 में इस निर्वाचन के सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। इसका, इस निर्वाचन के सिद्धांत का, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन का। निर्वाचन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि निर्वाचन का मतलब क्या होता है। आपने किया है क्या किसी का निर्वाचन? किया है किसी का इलेक्शन? जी। निर्वाचन का मतलब होता है कईयों में से किसी एक को चुनना। यही तो होता है। कैंडिडेट 5 खड़े होते हैं और हम किसी एक को विजयी बनाते हैं, यानी हमने इस एक को चुन लिया या हमने इस 5 नंबर व्यक्ति को चुन लिया। यानी आपके सामने कई विकल्प होंगे, आपके सामने कई ऑप्शन होंगे, उन कई ऑप्शन में से आपने क्या करना है? एक का चुनाव करना है। निर्वाचन का दूसरा नाम चुनाव होता है। क्या नाम होता है? चुनाव। तो चुनाव क्या है? चुनाव क्या करते हैं हम? चुनाव ही तो कर रहे हैं भाई। जितने भी एमएलए खड़े होते हैं, एमपी खड़े होते हैं, 4-5 जो भी हो गए, हमने किसी एक को उसमें से चुन लिया, यानी जिसको विजयी घोषित हो गया वो उसका चुनाव जनता के द्वारा कर लिया गया। ऐसे ही संपत्ति अंतर अधिनियम में भी इस चुनाव के सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है, इस निर्वाचन के सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है। क्यों पड़ती है? कि यहाँ भी आपके सामने कई विकल्प होंगे, यहाँ भी आपके सामने कई विकल्प होंगे कि आप ये वाला विकल्प चुनते हैं, ये वाला चुनते हैं, या ये वाला विकल्प चुनते हैं, या ये वाला विकल्प चुनते हैं। आपके सामने कई ऑप्शन होंगे, आपको उन ऑप्शन में से कोई एक विकल्प का चुनाव करना होगा। उसे निर्वाचन का सिद्धांत कहते हैं, उसे चुनाव का सिद्धांत भी कहते हैं। धारा 35 ये कहती है, इसका एक नाम और भी है, मैं वो भी बता देता हूँ, चयन का सिद्धांत भी कहते हैं। चयन का भी वही बात है, इंटरव्यू लेते हैं तो 100 व्यक्तियों का इंटरव्यू लेंगे, चुनना किसी एक को, तो एक ही चुनेंगे, तो चयन किया। यानी चयन का सिद्धांत, निर्वाचन का सिद्धांत या चुनाव का सिद्धांत क्या है? ये धारा 35 बताती है कि ये मानव जीवन के अनेक दैनिक संव्यवहारों से जुड़ा हुआ सिद्धांत है। यानी मानव जीवन में ये दैनिक रूटीन में कई संव्यवहार ऐसे होते हैं जहां हम, हमारे ये जुड़ा हुआ होता है, हमें जहां विकल्प के तौर पर कुछ चीजों में से किसी एक को सिलेक्ट करना होता है। हम मोबाइल भी लेने जाएंगे तो वहां भी क्या करेंगे? कोई कई मोबाइल देखेंगे और उनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लेंगे और वो हम ले आएंगे। ऐसे ही हम कपड़े खरीदने जाते हैं तो वहां कई कपड़े देखते हैं और उनमें से कोई एक खरीद के ले आते हैं। यानी ये हर जगह इसको किया जाता है। मार्केट में आप कोई भी संव्यवहार करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, उन सब में ये चीजें आप अप्लाई करते हैं। निर्वाचन का सिद्धांत हर जगह अप्लाई होता है। तो प्रॉपर्टी के लिए भी इसको शामिल किया गया है। इस सिद्धांत को आवश्यकता, अंगीकृत करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी जब किसी व्यक्ति के समक्ष किसी लिखित अथवा दस्तावेज द्वारा, अब देखना इस धारा 35 के तहत कि जब इस सिद्धांत की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब किसी व्यक्ति के समक्ष, जब किसी व्यक्ति के समक्ष किसी लिखित के द्वारा या दस्तावेज, किसी लिखित दस्तावेज के द्वारा दो विकल्प उपस्थित हों। दो विकल्प हो गए ना, एक तो लिखित हो गई और एक ये दस्तावेज हो गया। लिखित अथवा दस्तावेज द्वारा दो विकल्प उपस्थित हो और उन दोनों में से उसे एक विकल्प को चुनने का अधिकार हो। भाई आप या तो ये ले लें और आप या ये ले लें, इन दोनों में से क्या करना है? आपने एक का चुनाव करना है। दोनों में से एक का चयन करना है। दोनों में से एक का चयन करना है। ऐसी दो परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हो जिनमें से किसी एक का चयन करना हो, तो दूसरी का क्या करना पड़ेगा? अपवर्जन करना पड़ेगा। मैं ये कहता हूं कि ये सोने की चेन ले लो या ये चांदी वाली चेन ले लो, आपको जो अच्छा लगे वो ले लो। दो चेनें आपके सामने हैं,
अब विकल्प आपके पास है कि आप कौन सी लेते हैं। आप कहेंगे कि मैं सोने की चेन लूंगा, तो आप सोने वाली लोगे, तो आपको चांदी वाली क्या करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। अगर आप चांदी वाली सिलेक्ट करते हो तो फिर सोने वाली चेन आपको क्या करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। यानी एक का चयन करेंगे तो दूसरी को छोड़ना पड़ेगा, दूसरी का अपवर्जन करना पड़ेगा। हम दोनों चीजें एक साथ नहीं ले सकते। एक का चयन करेंगे तो दूसरी को स्वतः ही हमें छोड़ना ही पड़ेगा। दोनों चीजें एक साथ नहीं कर सकते। जहां ऐसे विकल्प होंगे वहां एक का अपवर्जन करना आवश्यक हो, और दोनों विकल्पों का न तो एक साथ उपयोग किया जाना संभव हो और ना ही एक का दूसरे के बाद उपयोग किए जाने की व्यवस्था हो। ना तो ऐसा है कि भी दोनों आप एक साथ इसका उपयोग कर लें, ऐसी भी व्यवस्था नहीं है, ऐसा भी विकल्प नहीं है। और ना ऐसा विकल्प है कि पहले तो आप सोने वाली चेन ले लें और उसके बाद आप चांदी वाली चेन ले लें, ऐसी भी व्यवस्था नहीं है। विकल्प इतने ही है कि या तो ये ले लें और या ये ले लें। अब इन्हीं में से आपको एक लेंगे तो दूसरी को आपको छोड़ना पड़ेगा। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि पहले सोने वाली ले लेते हैं उसके बाद चांदी वाली ले लेते हैं, या दोनों ले लेते हैं, कभी सोने की पहनने कभी चांदी की, ऐसा नहीं है। चयन करेंगे तो एक का ही करेंगे, फिर दूसरे को छोड़ना पड़ेगा। धारा 35 है, उसका जो मूल पाठ है, यानी धारा 35 है क्या, वो क्या कहती है उसके अकॉर्डिंग देखिए। ये तो चयन की बात थी, भी दो में से कोई एक विकल्प का चयन करना होता है। जब एक का करेंगे तो स्वतः दूसरा क्या करेंगे, हमें छोड़ना पड़ेगा। भाई क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन आते हैं छह, छह में से आपको चयन करने तीन, तो तीन आप जब चयन कर लेते हो तो तीन को तो स्वतः छोड़ ही देते हो आप। ये थोड़ी है कि तीन पहले कर लेते हैं, तीन को फिर बाद में और कर देंगे, ऐसा नहीं है। यानी तीन का चुनाव कर लिया तो तीन आपको छोड़ने ही पड़ेंगे। अब तीन कौन से चयन करने हैं वो आपका राइट है, आपको जो अच्छा लगे वो तीन चयन कर लो, ऐसा नहीं कि आप छह के छह कर दे। ठीक है, चयन का सिद्धांत समझ में आ रहा है ना। चुनाव ही तो करना, और करना क्या, और वो करते आए हैं अपन। धारा 35 का मूल पाठ ये है कि जहां की कोई व्यक्ति, अब देखिए ध्यान देना, जहां की कोई व्यक्ति, जहां की कोई व्यक्ति ऐसी संपत्ति अंतरित करने की प्रत्यार्जना करता है, ऐसी संपत्ति अंतरित करने की क्या करता है, अंतरित करने की प्रत्यार्जना करता है, प्रत्यार्जना करता है। जहां की कोई व्यक्ति ऐसी संपत्ति अंतरित करने की प्रत्यार्जना करता है जिसे अंतरित करने का, जिसे अंतरित करने का, जिसे अंतरित करने का उसे कोई अधिकार नहीं है, उसे अंतरित करने का उसे कोई अधिकार नहीं है, जिसे अंतरित करने का उसे कोई अधिकार नहीं है। और उसी संव्यवहार के स्वरूप, उसी संव्यवहार, उसी संव्यवहार के भाग रूप, के भाग रूप कोई फायदा, कोई फायदा या कोई फायदा उस संपत्ति के स्वामी को, फायदा उस संपत्ति के स्वामी को क्या करता है, प्रदत्त करता है, देता है, प्रदत्त करता है। वहां ऐसे स्वामी को, जो संपत्ति का स्वामी है, वो ऐसे स्वामी को निर्वाचन करना होगा, ऐसे स्वामी को निर्वाचन करना होगा कि वह या तो ऐसे अंतरण को, ऐसे अंतरण को क्या कर दे, पुष्ट कर दे, ऐसे अंतरण को पुष्ट करे, या तो ऐसे अंतरण की पुष्टि कर दे, या उससे विसम्मत हो, या उससे क्या हो, विसम्मत हो, यानी उससे इनकार कर दे, या उससे विसम्मत हो, यानी सहमत नहीं हो, विसम्मत हो। और पश्चात कथित दशा में, उसके बाद वाली दशा में, और पश्चात कथित दशा में वह ऐसे प्रदत्त फायदे का, ऐसे प्रदत्त फायदे का त्याग करेगा, त्याग करेगा। और इस प्रकार, और इस प्रकार त्यक्त फायदा, जो जो फायदा छोड़ दिया वो त्यक्त फायदा अंतरक या उसके प्रतिनिधि, या उसके प्रतिनिधि को ऐसे
परिवर्तित हो जाएगा, ऐसे परिवर्तित हो जाएगा मानो वह वैनित ही नहीं हुआ हो, मानो वह वैनित ही नहीं हुआ हो। देखिए क्या कहता है ये कहता है कि जहां कोई व्यक्ति ऐसी संपत्ति अंतरित करने की प्रत्यंजना करता है जिसे अंतरित करने का उसे कोई अधिकार नहीं है। भाई ए एक व्यक्ति है, वो इस संपत्ति को, ये जो पी प्रॉपर्टी है, इसको क्या करता है, अंतरित करने की प्रत्यंजना करता है कि मैं इसको ट्रांसफर करना चाहता हूं। लेकिन उस ए को ऐसी संपत्ति को ट्रांसफर करने का कोई राइट नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। उसी संव्यवहार के भाग रूप, यानी ये जो अंतन का जो संव्यवहार किया जा रहा है, इसी के भाग रूप को फायदा उस संपत्ति के स्वामी को प्रदत्त करता है। यानी ये प्रॉपर्टी एक्स व्यक्ति की है और ए व्यक्ति क्या कर रहा है, इसको किसी दूसरे को ट्रांसफर कर रहा है, यानी इस वाई को ट्रांसफर कर रहा है। ए की एक्स की संपत्ति, ये प्रॉपर्टी पी, ए क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है किसको, वाई को। है किसकी प्रॉपर्टी, एक्स की, एक्स तो कर ही नहीं रहा, लेकिन ए क्या कर रहा है, इस एक्स की संपत्ति को ट्रांसफर कर रहा है वाई को, और इससे जो फायदा है वो फायदा इस एक्स को दे रहा है। क्या कह रहा है कि तेरी ये प्रॉपर्टी है इतने रुपए की और मैं तुझे इतने रुपए दे रहा हूं, ले ले। अब अगर एक्स ऐसा फायदा ले लेता है, अगर एक्स ऐसा फायदा ले लेता है, तब उसे संपत्ति छोड़नी पड़ेगी। फिर क्या करनी पड़ेगी, या तो वो फायदा ले ले, मुनाफा ले ले। ये कह दिया कि तेरी प्रॉपर्टी मार्केट में 1 लाख रुपए की है, मैं तेरे को 1,20,000 रुपए दे रहा हूं, बता देना है क्या, फिर देनी है क्या। ये कहता है या तो 1,20,000 रुपए ले ले और या फिर ये तेरी प्रॉपर्टी ले ले। तो ये अगर मालिक क्या करता है, अगर पैसे नहीं लेगा तब तो अपनी संपत्ति को रखेगा, और अगर पैसे ले लेगा तो इसे संपत्ति छोड़नी पड़ेगी, फिर इसे संपत्ति को देना पड़ेगा। तो यानी दो इसके पास विकल्प आते हैं एक्स के पास, कि या तो वो ऐसा फायदा ले ले या ऐसी संपत्ति को छोड़ दे। तो ये क्या करता है कि वह संपत्ति के स्वामी को प्रदत्त करता है, ऐसा फायदा देता है, इसको कहता है कि ले 1,20,000 रुपए ले ले, 1,20,000 रुपए ले ले, प्रदत्त करता है। वहां ऐसे स्वामी को निर्वाचन करना होगा, यानी इस एक्स को क्या करना पड़ेगा, एक्स को निर्वाचन करना होगा इन दोनों में से, कि वो या तो ऐसे अंतन को पुष्ट करे, या तो ये कह दे कि ठीक है भाई ये जो ए ने विक्रय कर दिया तो कोई बात नहीं, मैं इसकी पुष्टि करता हूं, अंतन को पुष्ट करे, या उससे विसम्मत हो जाए, या कह देगा नहीं मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो मेरी प्रॉपर्टी रखनी है, आप अंतन करने वाले कौन होते हो। तो इससे क्या हो जाएगा, विसम्मत हो जाएगा, यानी ए की बात को इनकार कर देगा। तो दो बातें, या तो ऐसे अंतन को पुष्टि कर दे एक्स, या उससे विमुक्त हो जाए और पश्चात कथित दशा में वह ऐसे प्रदत्त फायदे का त्याग करेगा। अगर बाद में कभी उसको ऐसा फायदा मिल रहा है तो वह उसको त्याग करेगा, यानी 1,20,000 रुपए वो नहीं लेगा। जब संपत्ति का अंतन भी सम्मत हो जाता है तो फिर फायदा लेने से वो क्या हो जाएगा, परित्याग कर देगा। और इस प्रकार त्यक्त फायदा अंतरक या उसके प्रतिनिधि को ऐसे परिवर्तित हो जाएगा। अब ये जो फायदा था वो किसको मिल जाएगा, इस अंतरक को, यानी ये दे रहा था 1,20,000 रुपए, तो ये वापस इसके पास चले जाएंगे और ऐसे हो जाएगा मानो इसका कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं हो, मानो इसके बारे में कोई संव्यवहार हुआ ही नहीं हो, उस स्थिति में पुनः आ जाएगा। बात समझ में आई, समझ में आई कि नहीं आई। फिर एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या कहता है, अब एग्जाम्पल को देखिए, इसी चीज को यहां सुबह टीपी की क्लास लगेगी और जो चुनिंदा जो इम्पोर्टेंट है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो वाले मैं करवाऊंगा उसके लिए। पर उसके लिए थोड़ा सा आप भी सहयोग करें ताकि किसी को क्लास से वंचित नहीं होना पड़े। हालांकि यूट्यूब पर ये मिलेगी पर वो गारंटी नहीं है कि वो कल आपको मिले या नहीं मिले। जैसे आज एक क्लास थी वो थोड़ी लेट हो गई, अब परिस्थितियां तो सभी की एक जैसी होती नहीं, अपने अपने हिसाब से हमें मेंटेन करना पड़ता है, तो दिक्कतें आती है और उसी के अकॉर्डिंग अपने को एडजस्ट करना पड़ता है। तो चीजें जरूरी नहीं है कि ये क्लास कल आपको मिल जाए, हो सकता है कई ऐसे सोचते रहते हैं कि चलो अब यूट्यूब पर ये सुबह आ जाएगी, तो कोई गारंटी नहीं है कि यूट्यूब पर ये आपको एग्जाम से पहले मिले। हो सकता है डिले भी हो जाए,
मिल जाती है बहुत बढ़िया, नहीं मिलती तो डिले हो सकता है, इसलिए उसके इंतजार में नहीं रहे। मौका है क्लास लाइव लेने का, तो आप प्लीज इसका आनंद लें, इसको ले आराम से। और इसके लिए अगर मैं तो ये कहता हूँ कि थोड़ा बहुत कोई सहयोग करना है तो आप वो पहले करें, बाद में नहीं, पहले करके आप इसका आनंद ले सकते हैं। इसका फायदा ये मिलेगा कि समय बड़ा कीमती है, ये समय हाथ से निकल गया तो ये 200 400 500 हजार रुपए का कोई कुछ नहीं होना, पता नहीं कितने हजार बाद में लग जाते हैं। मौका अभी है और मौका देख के चौका लगाना ही बेहतर है। अब देखिए उदाहरण, फिर बाद में बीच बीच में वो करते रहते हैं कि हमारे को ज्वाइन करवाए, फिर ध्यान ही नहीं रहता, ध्यान उसी का रहता है जो ये कहता है कि भी चलो करेंगे, उसका तो सबसे पहले ही हो जाता है। फिर बाद वाले में दिक्कत आती है क्योंकि मेरा ध्यान इधर रहता है और वो इधर बार बार करते रहते हैं, तो फिर वो सोचते हैं कि पता नहीं मैं हमारे को ज्वाइन नहीं करवा रहे, क्या बात है। उदाहरण देखिए कि सुल्तानपुर का एक खेत, इसमें जो एग्जाम्पल दिया ना वही मैं ले लेता हूँ। सुल्तानपुर का एक खेत, सुल्तानपुर का एक खेत गै की संपत्ति है। इस सुल्तानपुर का खेत किसका है? इस गै का है। यानी इसको ऐसे देखिए आप, सुल्तानपुर का ये खेत है, ये खेत किसका है? गै का है। मालिक कौन है? गै है। संपत्ति का मालिक कौन है? गै। और उसका मूल्य कितना है? इस खेत की जो कीमत है वो 800 रुपए है। ये बात उस समय की चल रही है 1882 की, क्योंकि ये एक्ट 1882 का है। उस समय तो इसकी कीमत ठीक हो रही होगी, 800 रुपए कम नहीं है, उस समय की बात है ये। अब तो 8,80,00,000 भी, अगर 8 करोड़ भी हो तो भी हो सकती है ये। पर 1882 की बात है कि सुल्तानपुर का एक खेत, जो स्वामी कौन था? उसका गै था। और इस संपत्ति के जो मूल्य थी वो कितना था? 800 रुपए था। संपत्ति का मूल्य कितना था? 800 रुपए। कै उसे, कै कोई एक्स व्यक्ति है, दूसरा कै कोई और ही है। कै क्या करता है? दान की लिखित के द्वारा, दान की लिखित के द्वारा, कै उसे दान की लिखित के द्वारा खै को अंतरित करने की प्रत्यंजना करता है। इस प्रॉपर्टी को किसको देने की? खै को। ये भाई ये प्रॉपर्टी है, मैं तुझे क्या कर रहा हूँ? दान कर रहा हूँ। किसको? खै को। प्रत्यंजना करता है, देने के लिए प्रस्ताव करता है। और उसी लिखित द्वारा गै को 1,000 रुपए देता है। उसी लिखित के द्वारा क्या करता है? गै को 1,000 रुपए देता है। भाई इधर तो कै प्रॉपर्टी को क्या करे? कै मालिक नहीं है, इस खेत का मालिक कै नहीं है, मालिक तो गै है। और कीमत इसकी लगभग 800 रुपए है। इधर कै कोई थर्ड पार्टी है, वो क्या करती है? ये सुल्तानपुर वाला खेत जो इस गै का था, इसको दान कर रहा है इस खै को, और बदले में 1,000 रुपए किसको दे रहा है? इस गै को दे रहा है। बदले में क्या दे रहा है? 1,000 रुपए इस गै को दे रहा है। अब गै की तो संपत्ति की कीमत 800 रुपए थी, मिल कितने रहे हैं? उसको 1,000 रुपए मिल रहे हैं। तो गै के तो फायदे की बात है भाई, 800 वाली संपत्ति के 1,000 रुपए मिल रहे हैं, तो देने में हर्ज क्या है? गै को 1,000 रुपए ये दे रहा है कै। अब गै खेत को अपने पास रखने का निर्वाचित करता है। गै ये कहता है कि मुझे आपको नहीं देना। अब ये कै ये कहता है कि भाई देख ले, तेरी 800 की प्रॉपर्टी है, तुझे 1,000 रुपए दे रहा हूं, तू ये ले ले और इस खेत को इसको दान करने दे। या तो तू 800 रुपए ले ले, या फिर तेरी जमीन रख ले। भाई 1,000 रुपए ले ले, या फिर तेरी जमीन तेरे पास रह जाएगी, मैं तो ये दान कैंसिल कर दूंगा, और तो क्या। अब गै ये कहता है, गै के पास दो विकल्प आ गए ना, कि या तो वो इस लाभ वाले फायदे को स्वीकार कर ले कि 800 वाले के 1,000 मिल रहे, चलो अपन तो ये ले लेते हैं। अगर ये लेगा तब तो इस कै के द्वारा जो दान किया जा रहा है, इस अंतन की क्या करेगा? ये पुष्टि करेगा, ये पुष्टि कर देगा कि ठीक है तू इसको दान कर दे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे कै को, और मुझे तो मेरे 1,000 रुपए दे दे। या तो इस दान को पुष्टि करेगा, या इस दान की पुष्टि से इनकार करेगा और अपनी संपत्ति को क्या करेगा? अपने पास रखेगा। इससे इनकार कर देगा, मुझे नहीं चाहिए तेरे 1,000 रुपए, मुझे तो मेरी प्रॉपर्टी ही रखनी है, मुझे तो मेरा खेत ही रखना है। तो दो विकल्प है, दो विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करना है। गै 1,000 रुपए, गै खेत को अपने पास रखना निर्वाचित करता है। गै कहता है मैं तो मेरा खेत अपने पास रखूंगा। 1,000 रुपए का दान उसे समर्पित हो जाता है। ये 1,000 रुपए का जो इसे दे रहा था, अब वो क्या हो जाएगा? वापस इसमें चला जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए
इसलिए निर्वाचन के सिद्धांत का जो मूल नियम है वो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति एक ही समय में किसी लिखित के उपद्रव के अनुमोदन या निरनुमोदन दोनों एक साथ नहीं कर सकता। वो या तो ये नहीं कर सकता कि भी मैं दान भी कर दूं और 1,000 रुपए दान से भी इनकार कर दूं, इस पुष्टि लिखित से भी इनकार कर दूं और 1,000 रुपए भी ले लूं, ऐसा नहीं कर सकता। दोनों में से किसी एक का चुनाव ही किया जाएगा, और जब एक का करेगा तो दूसरा छोड़ना पड़ेगा। खेत अपने पास रख रहा है तो 1,000 रुपए छोड़ दो, 1,000 रुपए लेने तो इस खेत को छोड़ दो, एक दोनों में से एक चुनाव कर लो। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, भी खेत भी मैं रख लूं और पैसे भी 1,000 रुपए मैं ले लूं, ऐसा नहीं कर सकते। सरल शब्दों में हम कहें तो कोई व्यक्ति किसी लिखित के द्वारा, विलेख के द्वारा, दस्तावेज के द्वारा, यानी किसी भी प्रकार से हो सकता है, किसी लिखित के द्वारा भी हो सकता है, कोई ऐसा डीड विलेख भी लिखा जा सकता है, कोई ऐसा दस्तावेज भी तैयार किया जा सकता है। इन सब के माध्यम से क्या करता है, ऐसे लिखित विलेख दस्तावेज के दिन कोई लाभ प्राप्त कर रहा है तो उस लिखित विलेख या दस्तावेज के दिन उत्पन्न भार को भी वहन करना होगा। अगर कोई ऐसा दस्तावेज इनके तहत, ऐसे लिखित के तहत कोई ये वहन कर रहा है तो इसके साथ अगर कोई भार आएगा तो उसको भी वहन करना पड़ेगा। यानी फायदा है तो फायदे के साथ कोई नुकसान है तो उसको भी वहन करना पड़ेगा। लाभ प्राप्त करने की बात को स्वीकार कर ले और भार वहन की बात को अस्वीकार करते, यह निर्वाचन का सिद्धांत का मुख्य आधार है। फायदा मिल रहा है तो फिर नुकसान है उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा, नुकसान उठाना है तो फिर फायदे को अस्वीकार कर दे, दोनों में से एक का चुनाव करेगा। संपत्ति है, मान लो मैं ये कहूं कि मैं संपत्ति, मेरी प्रॉपर्टी इस एक्स व्यक्ति को दे रहा हूं, ठीक है, मेरी प्रॉपर्टी कीमत 1 करोड़ रुपए है, मान लो 1 करोड़ रुपए कीमत है। अब ये प्रॉपर्टी मैं इस एक्स को दे रहा हूं और साथ में मैं ये कह रहा हूं कि देखो तुझे 1 करोड़ की संपत्ति मैं दे रहा हूं दान में, लेकिन इस 1 करोड़ वाली संपत्ति पे 20-1 लाख रुपए का लोन है, 20-1 लाख रुपए का क्या है, लोन है, वो लोन आप चुका देना। अब एक्स ये कह देगा क्या कि भी प्रॉपर्टी तो मुझे दे दो मैं ले लूंगा, लेकिन लोन मैं नहीं चुकाऊंगा, कर सकता है क्या ऐसा? प्रॉपर्टी अगर लेनी है तो इसे, इसके साथ अगर कोई भार है तो उसको भी वहन करना पड़ेगा, क्योंकि फायदा ज्यादा नुकसान कम है। तो भार अगर कोई है किसी प्रॉपर्टी के साथ तो उसका भी उसको वहन करना पड़ेगा। निर्वाचन का जो सिद्धांत है इसके आवश्यक तत्व क्या है, अनिवार्य तत्व क्या है, यानी इस निर्वाचन के सिद्धांत के आवश्यक तत्व क्या है वो देख लीजिए आप फटाफट। निर्वाचन के सिद्धांत के आवश्यक तत्व, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। निर्वाचन का सिद्धांत देखा जाए तो बड़े खंडों में विभक्त है, इसके अलग अलग खंड बनाएंगे, जैसे ट्रांजैक्शन होगा, लिखित होगी, विलेख होगा, दस्तावेज होगा, फायदा होगा, हानि होगी, यानी कई काल खंडों में इसको डिवाइड किया गया, कई खंडों में इसको विभक्त किया गया। हर खंड में उसका अपना एक तत्व निहित होता है। ये इस बात का संकेत देता है कि निर्वाचन के सिद्धांत की प्रयोज्यता के लिए क्या क्या तत्व जरूरी है। तो पहला तत्व क्या जरूरी है निर्वाचन के सिद्धांत के लिए? सबसे पहला तत्व है कि संपत्ति का अनाधिकृत अंतरण किया जाए। जब जब संपत्ति का अनाधिकृत अंतरण किया जाए, संपत्ति का अंतरण कैसे किया जाएगा? अनाधिकृत रूप से अंतरण किया जाएगा, यानी संपत्ति का जो अंतरण है वो वैधानिक नहीं होगा, वो इलीगल होगा। अंतरण होगा वो कैसा होगा? अनाधिकृत होगा, अधिकृत नहीं होगा। दूसरा क्या इसका आवश्यक तत्व है? दूसरा है कि जब निर्वाचन करने वाले व्यक्ति, जब निर्वाचन करने वाले व्यक्ति का अंतरित संपत्ति में हित निहित हो, अंतरित संपत्ति में हित निहित हो। और तीसरी बात कि जब अनाधिकृत अंतरण, जब अनाधिकृत अंतरण एवं अधिकारपूर्ण अंतरण एक ही संव्यवहार के अंतर्गत किया जाए। चौथा, जब अंतरणकर्ता को
जब अंतरणकर्ता को, अंतरणकर्ता किसको कहेंगे, जो संपत्ति को ट्रांसफर कर रहा है वो, जब अंतरणकर्ता को अंतरित संपत्ति के स्वामित्व की जानकारी हो, कि स्वामित्व की जानकारी हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और पांचवा, जब लाभ अप्रत्यक्ष अर्थात परोक्ष रूप से दिया जाए, परोक्ष रूप से दिया जाए। अब देखिए क्या कहता है ये कहता है आवश्यक तत्व क्या क्या होने चाहिए, यानी कब ये सिद्धांत माना जाएगा कि ये निर्वचन का सिद्धांत है। पहली बात, जब संपत्ति का अनाधिकृत अंतरण किया जाए, ऐसे में निर्वाचन का सिद्धांत जहां होगा उसके लिए जो संपत्ति का जो ट्रांसफर है वो कैसा होगा, अनाधिकृत होगा, अंतरण होगा वो अनाधिकृत होगा। जैसे हम पहले वाली वो खेत सुल्तानपुर वाला मामला लेते हैं, सुल्तानपुर के खेत वाला, उसमें क्या होता है, प्रॉपर्टी तो गय की है, प्रॉपर्टी तो गय की है, विक्रय दान कौन कर रहा है, कै कर रहा है, किसको कर रहा है, खै को कर रहा है, ये प्रॉपर्टी है, ये खेत हो गया, किसको कर रहा है, खै को कर रहा है। अब असली मालिक तो ये है गय, गय ही अपनी संपत्ति का अंतरण करना चाहिए, और कोई दूसरा तो कर ही नहीं सकता, पर कर कौन रहा है, कै कर रहा है, किसको कर रहा है, खै को कर रहा है। तो संपत्ति का अंतरण है, क्या वो अधिकृत अंतरण हुआ, क्या वो वैध अंतरण हो रहा है, नहीं हो रहा। क्या तो इस संपत्ति का मालिक ही नहीं है, फिर भी इसकी संपत्ति का क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, फिर भी इसकी संपत्ति का अंतरण कर रहा है। तो कै का जो अंतरण है वो कैसा होगा, अनाधिकृत अंतरण किया जाएगा, अनाधिकृत अंतरण माना जाएगा। यानी निर्वाचन के सिद्धांत के लिए जरूरी है कि ऐसा अंतरण अनाधिकृत अंतरण होना चाहिए। अगर अधिकृत है तो फिर निर्वाचन की आवश्यकता नहीं है, भाई ये खुद अपनी प्रॉपर्टी को बेचेगा तो फिर उसे थोड़ी ये देखना भी पैसे लूं, जमीन दूं, क्या करूं, फिर तो अपना जो करेगा वो करेगा। अंतरण अनाधिकृत होगा तभी निर्वाचन का सिद्धांत अप्लाई होगा। दूसरा, जब निर्वाचन करने वाले व्यक्ति का अंतरित संपत्ति में हित निहित हो, जो निर्वाचन कर रहा है, निर्वाचन कौन कर रहा है, गय करेगा, अब चुनाव तो गय को करना है, तो गय का क्या है, इस संपत्ति में हित निहित है, हित है कि नहीं है, भाई हित निहित है ना, गय का जिस संपत्ति का अंतरण किया जा रहा है उसमें हित निहित होना चाहिए, तो गय इसका मालिक है तो ऑटोमेटिक इसका हित हो गया उसके अंतर्गत। तीसरा, जब अनाधिकृत अंतरण एवं अधिकार पूर्ण अंतरण एक ही संविवार के अंतर्गत किया जाए, अब ऐसा अनाधिकृत अंतरण भी इसके तहत हो रहा है, और ऐसे अधिकारपूर्ण अंतरण यानी पुष्टि अगर ये कर रहा है तो इसका मतलब अधिकारपूर्ण अंतरण हो रहा है। भाई ये कहता है कि चल कोई बात नहीं, तू मुझे 1000 रुपए दे दे और मैं तेरा जो अंतरण कर रहा है इसकी पुष्टि कर देता हूँ, तो पुष्टि करते ही क्या हो जाएगा, अधिकारपूर्ण हो जाएगा। तो अनाधिकृत और अधिकारपूर्ण दोनों अंतरण एक साथ किए जाते हैं। जब अंतरणकर्ता को अंतरित संपत्ति के स्वामित्व की जानकारी हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कै को ये मालूम नहीं कि इस प्रॉपर्टी का मालिक गय है या नहीं है, कै को इस बात की कोई जानकारी नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कै ऐसा अंतरण कर सकता है अगर फायदा लेने वाला व्यक्ति आ जाता है और फायदा ले लेता है। जब लाभ अप्रत्यक्ष अर्थात परोक्ष रूप से दिया जाए, ऐसा लाभ अप्रत्यक्ष दे रहा है, डायरेक्ट थोड़ी दे रहा है, इसको डायरेक्ट तो नहीं दे रहा ना, कि भाई तेरे को जो लाभ है वो क्या मिल रहा है, तेरे को 800 की जगह 1000 रुपए मिल रहे हैं, 800 की जगह 1000 मिल रहे हैं यहाँ पे, और बदले में क्या दे रहा है, ये प्रॉपर्टी दे दे। ये डायरेक्ट लाभ थोड़ी है, इसको डायरेक्ट लाभ तो तब मिलेगा जब गय खै को संपत्ति देगा और इससे लाभ लेगा, तब तो डायरेक्ट लाभ होगा। अब पैसा कहां से आ रहा है, इधर से आ रहा है, संपत्ति किसको जा रही है, खै को जा रही है, तो डायरेक्ट लाभ नहीं है, इनडायरेक्टली इसको लाभ मिल रहा है। तो ऐसे में लाभ कैसे मिलेगा, अप्रत्यक्ष अर्थात परोक्ष रूप से दिया जाएगा। अगर ये चारों तत्व उसमें है तो ऐसे सिद्धांत का नाम निर्वाचन का सिद्धांत कहलाएगा। अगर ऐसा होता है तो वो निर्वाचन का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए निर्वाचन की रीति, ऐसा निर्वाचन कैसे किया जा सकता है, इसका रीति क्या है, इसको करने का तरीका क्या है। तो निर्वाचन की रीति क्या होगी, ढंग क्या होगा निर्वाचन का, निर्वाचन की रीति क्या होगी, निर्वाचन की रीति तरीका ढंग जिसको कहते हैं। रीति होगी प्रत्यक्ष रूप से, रीति कैसे होगी, प्रत्यक्ष रूप से। रीति कैसे होगी,
एक तो होगी प्रत्यक्ष रूप से और दूसरा होगा आचरण के द्वारा निर्वाचन। आचरण के द्वारा निर्वाचन, तो या तो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन कर ले या अपने आचरण के द्वारा इसका निर्वाचन कर ले। तो कितने प्रकार से किया जा सकता है? 2 प्रकार से इसका जो सिद्धांत है इसको अप्लाई किया जा सकता है। प्रत्यक्ष रूप से, जैसे खेत वाला मामला था, गए या तो क्या करे, खे से प्रत्यक्ष रूप से कर ले, इसको डायरेक्ट निर्वाचन कर ले कि ठीक है इसको मैं अंतरित कर देता हूं और इससे मैं लाभ ले लेता हूं, कैसे? या आचरण के द्वारा, इसने मना नहीं किया, जब इसने कहा कि 1000 रुपये आपको दे रहा हूं, आपकी 800 की प्रॉपर्टी है, ये कहता है कि कोई बात नहीं, ठीक है रख जाए यहाँ पर अपना, इसने या इसने जब पैसे छोड़ दे घर पर आया तब इसने मना नहीं किया कि तेरे पैसे उठा और चल, मुझे नहीं लेने तेरे पैसे, पैसे का कोई बात नहीं चलो, या उसने कुछ कहा ही नहीं, उसने कहा कि मैंने ये प्रॉपर्टी है तेरी इस खे को दे दी है और तेरी 800 की कीमत है, तुझे 1000 रुपये दे रहा हूँ, ये 1000 रुपये यहाँ तेरी टेबल पे रख के जा रहा हूँ, और उसने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, देख लिए पैसे रख लिए, उठा के रख लिया। तो मतलब या तो अपने आचरण के द्वारा ऐसा निर्वाचन कर ले या प्रत्यक्ष रूप से कर ले, 2 ही तरीकों से इस निर्वाचन के सिद्धांत को लागू किया जा सकता है। इस निर्वाचन के नियम के क्या कोई अपवाद हैं? क्या कोई अपवाद है? तो इसके कुछ अपवाद भी हैं जहां निर्वाचन का सिद्धांत लागू नहीं होगा। तो अपवाद का मतलब यही होता है कि उस पर यह चीज लागू नहीं होती, उसको छोड़ करके लागू होती है। तो अपवाद भी है इसके जहां ये सिद्धांत लागू नहीं होता। तो कब लागू नहीं होता वो भी देख लेते हैं, कब लागू नहीं होता। पहला अपवाद ये कहता है कि जहां दोनों अंतरणों में से, जहां दोनों अंतरणों में से कोई भी अंतरण अवैध हो, कोई भी अंतरण अवैध हो, जैसे एग्जाम्पल शाश्वतता के विरुद्ध नियम के विपरीत किया जाए, पहली बात वहां लागू नहीं होगा। दूसरा, जहां संपत्ति के अंतरण एवं स्वामी को प्रदत्त लाभ के विलेख भिन्न भिन्न हो, वहां क्या हो? भिन्न भिन्न हो, वहां ऐसा लागू नहीं होगा। तीसरा, जहां किसी एक व्यक्ति को संव्यवहार के अधीन प्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त नहीं होता हो, वहां लागू नहीं होगा। और जहां मामला राजकीय अनुदान का हो, वहां लागू नहीं होगा। और जहां संपत्ति के अंतन के परिणाम उचित नहीं निकलते हो, जहां संपत्ति का अंतन किया गया है उसके परिणाम अगर उचित नहीं निकलते हैं या उसके परिणाम साम्यपूर्ण नहीं हो, तो वहां ये लागू नहीं होगा। और जहां स्पष्ट घोषणा द्वारा निर्वाचन किया जाना आवश्यक नहीं हो, वहां लागू नहीं होगा। देखिए इसके अपवाद क्या क्या है। अपवाद ये कहता है कि कहाँ निर्वाचन का सिद्धांत लागू नहीं होगा, अगर जहां दोनों अंतन किए जा रहे हैं उनमें से कोई भी अंतन अवैध हो, जैसे शाश्वतता के विरुद्ध नियम के विपरीत किया जा रहा हो। भाई शाश्वतता का विरुद्ध नियम तो ये कहता है कि प्रॉपर्टी आगे से आगे अंतिम अंतरिक्ति के विरुद्ध आगे और नहीं जाएगी, और जहां ऐसा अंतन किया जाता है कि ये स्कोर ये स्कोर ये स्कोर, कहीं कोई ब्रेक ही नहीं आ रहा, लगातार कंटिन्यू आगे से आगे दे रहा है, ऐसा अंतन किया जाता है, तो वहां निर्वाचन का सिद्धांत लागू नहीं होगा, यानी वहां उसको ऐसा सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरा, जहां संपत्ति के अंतन एवं स्वामी को प्रदत्त लाभ के विलेख भिन्न भिन्न हो, संपत्ति का अंतन किसी और प्रकार से किया जा रहा है और लाभ के लिए कोई और विलेख किया जा रहा है, तो वहां ऐसा निर्वाचन का सिद्धांत लागू नहीं होगा। वहां तो फिर दोनों अलग अलग हो गए, दोनों अलग अलग तो अपने आप में दोनों अलग है, वहां सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। एक तरफ तो कोई और एग्रीमेंट हो रहा है, दूसरी तरफ कोई और हो रहा है, दोनों अलग अलग है, तो दोनों सेपरेट अपने अपने रूप में लागू होंगे, वहां किसी एक को सिलेक्ट करना आवश्यक नहीं होगा। ऐसे ही एक व्यक्ति को शनिवार के दिन प्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त नहीं होता है,
अगर एक व्यक्ति जो ट्रांजैक्शन किया गया प्रत्यक्ष रूप से वहां लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है तो वहां इस सिद्धांत को लागू नहीं किया जाता। जहां राजकीय अनुदान का कोई मामला है, प्रॉपर्टी राजकीय अनुदान के रूप में मिल रही है, तो वहां निर्वाचन का सिद्धांत लागू नहीं होगा, क्योंकि वो तो राजकीय अनुदान है, वो तो मिले ही मिलेगा। ऐसे ही अगर कोई ऐसा अंतन किया गया जिसका परिणाम उचित नहीं निकलता है, या परिणाम उचित नहीं हो, या साम्यपूर्ण नहीं हो, तो वहां इस सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता। और जहां स्पष्ट घोषणा के द्वारा निर्वाचन किया जाना आवश्यक नहीं है, वहां ऐसा घोषणा के द्वारा निर्वाचन किया जाना आवश्यक नहीं है, वहां निर्वाचन का सिद्धांत लागू नहीं होगा। जहां तो स्पष्ट घोषणा होगी कि या तो ये कर लो या ये कर लो, दोनों में से एक चुन लो, तो वहां तो निर्वाचन होगा। जहां ऐसी स्पष्ट घोषणा नहीं है, वहां पर ऐसा निर्वाचन किया जाना आवश्यक नहीं है। तो ये था अपना निर्वाचन का सिद्धांत। ठीक है, अब जितने भी जुड़े हुए हैं उन सब का दायित्व बनता है कि वो पहला काम तो सब्सक्राइब करने का करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने भी आपके साथी हैं, जितने भी आपके घर में जो सदस्य हैं, उन सब से इसको सब्सक्राइब करवाएं। दूसरा, इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि उसका बेनिफिट किसी और को भी मिले।